और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वंदना राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के बारे में हमने सुन लिया, लेकिन उसके बावजूद हाथियों से जो परेशानी है आम लोगों को, वो कम नहीं हो रही। जी बिल्कुल, ये जो विषय है वाकई में बहुत गंभीर विषय है, लेकिन कांग्रेस सरकार भरसक प्रयास कर रही है जो ये मानव और हाथी द्वंद है उसको रोकने के लिए। सरकार विभिन्न तरह के प्रयास कर रही है, जैसे कि एक ऐप के माध्यम से हाथी जहां जहां से गुजरते हैं, वन अधिकारी उनके ऐप के माध्यम से पता लगाते हैं कि हाथी अभी किस क्षेत्र में है। अगर उस क्षेत्र से अगर गांव के क्षेत्र में जाते हैं हाथी, तो गांव वालों को अलर्ट किया जाता है कि भैया हाथी आपके गांव के आसपास ही है, कृपया आप जब कुछ आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव और हाथी में अभी जो जंग बढ़ता जा रहा है उसका कारण क्या है। हम हाथियों को उनके घर से बेघर कर दिए हैं। जब हाथियों को उनके घर से बेघर हो गया है तो जाहिर सी बात है वो जो हाथी है जंगल छोड़ करके गाँव आएंगे। तो जो कांग्रेस सरकार है लगातार इस पर प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस रहवासी या जिस स्थान पर हाथी रहते हैं उस स्थान पर उन लोगों के लिए पर्याप्त भोजन व्यवस्था किया जाए, पर्याप्त पानी का व्यवस्था किया जाए। एक कांग्रेस सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और कांग्रेस सरकार की एक नई कोशिश ये भी है कि जो वन अधिकारी है, वन अधिकारियों को एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ट्रेनिंग के माध्यम से कि हाथी को जंगल में ही कैसे रखें, हाथियों पर कैसे गाँव आने पर उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस पर लगातार वन कर्मियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि जो ये हाथी है, हाथी के साथ अगर हम छेड़खानी ना करें, अब हाथी जैसे कभी अपने गांव के आसपास आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, सेल्फी पोजीशन में लेने के लिए कि लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके सेल्फी ले लेते हैं या हाथी को टार्च मारते हैं। उससे हाथी क्या है, क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर के फिर ये अनावश्यक जो घटना है या जो मानहानि जो जनहानि हो रहा है, ये घटना घटित होती है। हम जानते हैं कि जो हाथी है एक बहुत ही समझदार और बहुत शांत स्वभाव का एक जानवर होता है, लेकिन अगर उसको हम छेड़े तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और क्रोधित होकर के जनहानि होता है। और सबसे बड़ी बात, लेकिन अब तक वंदना जी क्या दिक्कत आ रही है? सारी चीजें तो ये पता है, आम लोगों को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इनके कॉरिडोर को लेकर सियासत होती है, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उस दिशा में कुछ काम हो पाया जो, क्योंकि अब तो इस सरकार का आखिरी 3-4 महीने हैं, जनता के बीच जाना है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वो जो कॉरिडोर की बात कही गई थी वो क्यों नहीं बन पाई चीजें? देखिए लोकेंद्र जी, 2007 में जब लेमरू प्रोजेक्ट आया था तो उस समय कितना था इसका वर्ग किलोमीटर, 452 था। और 2007 से लेकर के 2018 के बीच की बात करते हैं तो पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय इस पर कोई कार्य नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जब कांग्रेस सरकार बनी तो ये जो 452 वर्ग किलोमीटर था उस वर्ग किलोमीटर को बढ़ा करके हमने 1995 वर्ग किलोमीटर किया। अब हम 1995 वर्ग किलोमीटर करने के बाद हम केंद्र सरकार को भेजे, इस आशा से भेजे कि इस पर सहमति दे, और सहमति दे करके वो हमारा साथ दे तो इस वर्ग को हम जल्दी कंप्लीट कर ले। लेकिन केंद्र सरकार का हमेशा से वही सौतेला व्यवहार, अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है राज्य में तो कोई साथ नहीं देना। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि जब कोल आवंटन हुआ, जब कोयला के खदानों को आवंटित किया गया तो उस समय हम लोग ने यहाँ पर राज्य सरकार ने मना भी किया कि जिस राज्य को या जिस स्थान को आप आवंटन कर रहे हैं वो हाथी का रहने का स्थान है। अगर उस स्थान को हम आवंटित कर देंगे तो हाथी इधर उधर चले जाएंगे, जिससे अभी जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन मोदी जी का क्या कहना था, वाकई में इस बात पर हमको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। मोदी जी ने कहा था कि अभी कहीं ना कहीं सियासत है। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। प्रथमेश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, वन्य जीव एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, आपकी सरकार इतने लंबे समय तक रही, उस समय भी कई लोगों की मौत हुई, अब भी मौत हो रही है। क्या केवल ये राजनीतिक विषय है, इस वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, या फिर कोई दबाव है किसी तरह का राजनीतिक पार्टियों पर कि इस और ध्यान देना नहीं चाहती पार्टियां? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हाथी और मानव द्वंद, इस पर एक राज्य नहीं अनेक राज्य इससे पीड़ित है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दुधावा नेशनल पार्क कर्नाटक का हो, चाहे उत्तर प्रदेश के आसपास का हो। ये महत्वपूर्ण विषय, इसमें बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहिए। क्यों हाथी और मानव पे द्वंद होता है उसके 10 कारण है, अभी नहीं गिनाना चाहता और मैं इसमें वाकई राजनीति नहीं करना चाहता था यदि वंदना जी ये बात नहीं कहती। सुनिए,
पहला तो उन्होंने झूठ बोला कि रमन सिंह सरकार के समय कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। मैं बताता हूँ, 2011 में अधिसूचना जारी हुई और 1143 वर्ग किलोमीटर लेमरू परियोजना करेंगे बोले। उसके बाद भूपेश सरकार आ गई, उन्होंने कहा 1995 वर्ग किलोमीटर अपन करेंगे। मैं उसके बाद बता रहा हूँ, टी.एस. सिंहदेव जी ने पत्र लिखा और कांग्रेसी विधायकों ने पत्र लिखा कि इसको इतना मत करो, 400 जो 95 या 440 वर्ग किलोमीटर है वो रहना चाहिए। टी.एस. सिंहदेव जी ने लिखा, पत्र लिखा और वन विभाग के अधिकारियों ने कारण बताया कि इसीलिए 495 वर्ग किलोमीटर का हुआ। 4 कोल ब्लॉक, टोटल 17 कोल ब्लॉक है, वहाँ 5 चालू है और 12 ये है। किसी को चूंकि उस क्षेत्र में आ रहे थे इसलिए उन्होंने क्षेत्र को सीमित कर दिया, 495 में कर दिया, 1995 और इसमें कांग्रेस विधायकों के विशेषकर टी.एस. सिंहदेव जी का पत्र है। अब दूसरा बता रहा हूँ, केंद्र सरकार को पानी पी के कोसना, मैं कह रहा हूँ ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन फैक्ट को ला रहा हूँ। वंदना जी कह रही थी, प्रहलाद जोशी जी आए थे, उन्होंने कम से कम सियांग वहां के कोल ब्लॉक को, मदनपुर को, मोरगा 1 और मोरगा 2 कोल ब्लॉक को नीलामी सूचना से बाहर किया, 5 कोल ब्लॉक को। क्यों? क्योंकि उससे हाथियों को परेशानी हो रही थी और ये राजनीति कर रहे हैं केंद्र सरकार पे। वो मुझे अफसोस है, इस मामले पे हल होना चाहिए था। राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, किस प्रकार के उनके विचार है, किस प्रकार के आचार है, वो क्या कर सकते हैं, आज इस टीवी डिबेट में होगा ऐसा मुझे लगा था, लेकिन इन्होंने राजनीति कर दिया। मैं फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट की महासमुंद में जो गज यात्रा निकाली थी उसकी तारीफ करता हूं, क्योंकि उन्होंने जन जागरूकता के लिए निकाला था। मैं यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहा हूं, जैसे रमन सिंह सरकार को कोस रहे थे और केंद्र सरकार को। गज यात्रा का सकारात्मक प्रभाव हुआ। 1-2 महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि मानव द्वंद क्यों हो रहा है और उसको कर्नाटक दुधावा में कैसे रोका गया। वहां जो कंजर्वेटिव फॉरेस्ट है और ग्रामीण को उन्होंने पूरा फेंसिंग पोल दिया, सोलर फेंसिंग पोल 70% फॉरेस्ट विभाग ने दिया, 30% ग्रामीणों ने दिया। वहां से हाथी रुके और कम से कम 60% रुके। इसके अलावा ट्रेचिंग की गई, खाई खोदी गई। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ लेमरू प्रोजेक्ट में क्या था, हाथियों के चारा की, खाने पीने की व्यवस्था रहती और प्रस्ताव था कि उससे बाहर नहीं निकल सकते। मुझे अफसोस है, परसा ब्लॉक में जो किया गया, जो हसदेव अभ्यारण्य को छोड़ा गया मात्र कोल ब्लॉक के लिए ना, इसको नहीं करना था। वो 19,440 तक। चलिए ठीक, ये अपनी तरफ से दावे हैं, लेकिन उसके बावजूद तो ये मामले थमे नहीं। प्रथमेश मिश्रा जी से जान लेते हैं। प्रथमेश मिश्रा जी, ये तो साफ है कि शायद हाथी हमारे क्षेत्र में आए ना आए, सबसे पहले इंसान उसके क्षेत्र में गया, जिसके बाद उसे मजबूर होना पड़ा। लेकिन अभी आज की तारीख में जब विकास के नाम पर लगातार हम जंगलों की तरफ रुख कर रहे हैं, रास्ता क्या है, कैसे बैलेंस बन सकता है? सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोपित करते रहे। इसमें लेकर वो खत्म होने चाहिए। हाथियों क्षेत्र में जहां हाथियों का बहुत बड़ा प्रभाव है, वहां के सभी कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करना चाहिए। राज्य सरकार को अधिसूचना रद्द करना चाहिए, राज्य सरकार ने दी है। केंद्र सरकार को आवंटन रद्द करना चाहिए, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात हाथियों की, तो हाथियों के लिए जब इतना वन अमला और सब इतनी फैसिलिटी लगाई गई है, तो ग्रामीणों को जब सूचना मिलती है, वो सूचना दी जाए, उसके बावजूद उन लोग जंगल क्यों जाते हैं? जिस क्षेत्र में हाथी अगर विचरण कर रहे हैं तो वहां मॉनिटरिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जंगल तरफ या हाथियों के क्षेत्र में ना जाए। ये ग्राउंड लेवल पर कमजोरी दिखाती है प्रशासन की। ये ग्राउंड लेवल पे कमजोरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आज की तारीख में सब हाथियों की सूचना मिल जाती है कौन कहाँ पर है, तो जन हानि तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ये ग्राउंड लेवल पे कमजोरी वन विभाग की और राज्य सरकार की है। ये जिम्मेदारी पूरी राज्य सरकार की है हाथियों से बचाने के लिए। रही बात हाथियों का मानव बस्ती में घुसना, तो वो तो तब तक होगा जब तक उनको जंगलों में पर्याप्त चारा नहीं मिलेगा। हम बड़े मिलते हैं, परंतु ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल चारा उपलब्ध नहीं है। ग्राउंड लेवल पूरा खत्म है। चारा इतनी ज्यादा होती है जंगलों में। ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। वंदना जी, एक सवाल ये भी है कि इसमें तमाम पैसा लग गया, आप कह रही हैं कि हमने पूरा प्रोजेक्ट वहां पर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इंफॉर्मेशन के इस दौर में कम से कम हम ग्रामीणों को ये तो चेता सकते हैं कि हाथियों की आगमन होने वाली है
आप या तो जंगलों में ना जाएं, अपने घर में सुरक्षित रहें, या उनका विस्थापन कर दें उससे पहले। कम से कम इसमें मौत को तो रोका जा सकता है, अगर आप ये नुकसान को नहीं रोक पा रहे हैं। बिल्कुल लोकेंद्र जी, मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं वो काम शासन प्रशासन बहुत अच्छे से कर रही है। आप यकीन मानिए कि जिस क्षेत्र में जाते हैं हाथी, उसके पीछे पीछे वन कर्मी एक गाड़ी में बैठे रहते हैं और एक स्पीकर पकड़े रहते हैं। स्पीकर से गांव वालों को आगाह करते रहते हैं कि हाथी अभी इस क्षेत्र में है, कभी भी आपके गांव की तरफ आ सकते हैं, कृपया करके आप कोई भी बाहर ना निकले। ये वन कर्मी अपने काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने खुद स्वयं इस चीज को देखा है, क्या फिंगेश्वर क्षेत्र की बात करें, धमतरी क्षेत्र की बात करें, या इधर सरगुजा क्षेत्र की बात करें, मैंने स्वयं उस चीज को देखा है कि वन कर्मी रात भर जग करके इस काम को करते हैं। इसीलिए मेरे को लगता है उनका एक परिणाम है कि जन और धन हानि जो हुई है वो कम हुई है, लेकिन एक भी हानि नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। जहाँ पर अगर एक भी जन धन हानि होती है, वहाँ पर कहीं न कहीं कि हम वहाँ पर सफल नहीं हो पाए हैं। रही बात जैसे कि हम हाथी और मानव दंड की बात करते हैं, तो इस चीज को हमको समझने की बात है, हमको सबको सामने आकर के इनके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे गांव की बात करते हैं, गांव वालों को भी समझाया दिया जाता है शासन के द्वारा, तो गांव वालों को मानना चाहिए, क्योंकि अगर ना मानने पर किसका नुकसान होता है, इस चीज को उन लोगों को सोचना चाहिए। रही बात, कांग्रेस सरकार लगातार सार्थक प्रयास कर रही है, लेकिन अगर मोदी जी की बात करें। चलिए ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन मैं ले लेता हूं जल्दी से यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता का भी। रविंद्र जी, क्या इसमें जो कोल आवंटन होती हैं ब्लॉक्स, उनको लेकर भी अब राज्य और केंद्र सरकार सहमत होकर इनको बंद कर सकते हैं कि भाई हाथियों का रास्ता बंद ना हो इससे? बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि 2011 में डॉक्टर रमन सिंह जी ने 450 को 1100 किया था, और उसके बाद प्रहलाद जोशी जी ने 5 कोल ब्लॉकों को नीलामी सूची से रोका है। मैं कहता हूँ यदि आवश्यकता उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी, सुन लीजिए वंदना जी, ऐसा नहीं आप गलत जानकारी मत दीजिए ना। उस समय यूपीए की सरकार थी, अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप इस चीज को देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम अगर ऐसे करेंगे तो इतने हजार लोगों को नौकरी मिलेंगे, इसीलिए कोल आवंटन नहीं किया जा सकता। आप गलत जानकारी। चलिए, इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं सियासत ही होती है, और इसका जो हर बार हम डिबेट के लिए आते हैं कि मौत ना हो, लेकिन मौत फिर भी देखने को मिलती है आम लोगों की। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, क्योंकि इस समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। सबसे